प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लैंगिक जनन क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन क्यों आवश्यक होता है और लैंगिकता किसे कहते हैं, अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया था। इस टॉपिक में हम पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि पादपों में लैंगिक जनन किस तरह से संपन्न होता है, लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, एंड्रोसियम गायनेसियम क्या होता है, निषेचन कैसे होता है, आदि बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु आता है कि पादपों में लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो आवृतबीजी पादपों में कायिक अवस्था पार करने के पश्चात अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होती है, जिसके फलस्वरूप पुष्प का निर्माण होता है। यही पुष्प ही आवृतबीजी पादपों में लैंगिक अंग के रूप में कार्य करते हैं। हम पुष्प की संरचना देखें तो पाते हैं कि पुष्प की संरचना में 4 प्रमुख अंग पाए जाते हैं, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गायनोसियम होता है। कैलिक्स, कोरोला अगर हम छोड़ दें तो एंड्रोसियम और गायनेसियम ही पुष्प के प्रमुख लैंगिक भाग होते हैं। एंड्रोसियम को नर जननांग कहा जाता है तथा गायनेसियम मादा जननांग होता है। एंड्रोसियम 2 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक पतली धागे जैसी संरचना होती है जिसको पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर द्विकोष्ठकी या एक कोष्ठकी एंथर पाया जाता है। गायनेसियम 3 भागों से मिलकर बना होता है। ऊपरी भाग स्टिग्मा, बीच वाला भाग स्टाइल तथा भीतर एक मोटा सा गोला संरचना पाई जाती है, जिसको हम ओवरी कहते हैं। आता है कि फिर पादपों में जब हम अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं कि नर जननांग क्या होता है, नर जननांग का विकास कैसे होता है। तो नर जननांग को माइक्रोस्पोरोफिल या सूक्ष्म बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। एक पुंमंग या एंड्रोसियम में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर, जिसको हम स्टेमेन कहते हैं, पुष्प का नर जननांग होता है। इससे परागकण, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर उत्पन्न होता है। पुंकेसर की संरचना देखते हैं तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला फिलामेंट, जिसको वृंत तंतु या पुतंतु कहते हैं, दूसरा एंथर या परागकोश कहते हैं। परागकोश जो होता है अलग अलग पुष्प कुलों में अलग अलग प्रकार का होता है। ये या तो 2 चैम्बर युक्त होता है या 4 चैम्बर युक्त होता है। तो ज़्यादातर 2 चैम्बर युक्त जो पुंकेसर होता है वो मालवेसी कुल में पाया जाता है, और अन्य कुलों में जैसे मटर, सरसों कुल में जब हम देखते हैं तो इसमें जो पुंकेसर एंथर होता है, परागकोश, ये 4 पालियाँ इसमें या 4 लोब्स होते हैं, पाए जाते हैं। अगले बिंदु पे देखते हैं कि परागकोश का विकास तथा सूक्ष्म बीजाणु जनन, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। परागकोश में पराग कणों, पॉलन ग्रेन के परिवर्धन अर्थात डेवलपमेंट को सूक्ष्म बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। परागकोश का निर्माण पुतंतु के अग्रभाग पर विभज्योतकीय ऊतकों द्वारा प्रारंभ होता है तथा ये ऊतक अंडे जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, और इन्हीं ऊतकों में से एक कोशिका, जिसको हम प्रसूसु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं, इसकी तरह व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार आगे चलकर 2 या 4 प्रसूसु कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं पेरिक्लाइनल विभाजन करके प्राइमरी पेराइटल सेल्स तथा प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल का निर्माण करती हैं। दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती हैं। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि निरंतर विभाजन के पश्चात प्राइमरी जो आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो होती हैं वो लगातार विभाजन करके 3 से 4 लेयरों का निर्माण करती हैं, और
इस प्रकार हम परागकोश में जब हम एक लोब का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इसके चारों तरफ एक एपिडर्मिस होती है, 4 से 5 परत मोटी इंडोथीसियम की फाइब्रस परत होती है, उसके बीच में मिडिल लैमेला होता है और सबसे भीतर की तरफ टाइपिटम पाया जाता है। और भीतर माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये विभाजित होकर के संख्या में बढ़ जाती हैं। इस तरह से हम एक पॉलन सैक की संरचना देखते हैं। जैसे ही प्राइमरी पेराइटल सेल लगातार विभाजन करती रहती है और लगातार विभाजन करने के पश्चात ये विभाजन करके 3 से 5 परत मोटी हो जाती हैं, जिससे एंडोथीसियम का निर्माण होता है। इसके नीचे 1 से 5 स्तर का मध्य स्तर या मिडिल लेयर बनता है तथा सबसे अंदर की तरफ लंबी बड़ी तुर्क रूप कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनको हम टाइपिटम कहते हैं, जो विकसित हो रहे माइक्रोस्पोर मदर सेल या सूक्ष्म बीजाणुओं को, माइक्रोस्पोर्स को पोषण प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर का कैसे निर्माण होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में इनके निर्माण की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। एक बीजपत्री पौधों में देखते हैं हम तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स सक्सेसिव टाइप की डिवीजन करती हैं और वो 4 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जबकि द्विबीजपत्री में जो माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाएं होती हैं वो उसमें साइमल्टेनियस टाइप का डिवीजन होता है। और मियासिस डिवीजन के तदुपरांत जो 4 कोशिकाएं बनती हैं अलग अलग पौधों में, ये अलग अलग प्रकार की संरचना में दिखाई पड़ती हैं। किसी में टेट्राहेड्रल, किसी में आइसोबाइलेटरल, किसी में डेकुसेट टाइप, किसी में टी शेप टाइप और किसी में लिनियर प्रकार की होती हैं। हम देखते हैं कि मदार, जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि मदार तथा आर्किड के पौधों में सब सूक्ष्म बीजाणु मिलकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम परागपिंड या पोलेनिया कहते हैं। तो परागपिंड या पोलेनिया आर्किड और कैलोट्रॉपिस में विशेष रूप से पाया जाता है। अब हम आते हैं कि परागकण, जिसको हम मेल गैमीटोफाइट्स या माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन कहते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है और इसका विकास कैसे होता है परागकण का। तो परागकण नर युग्मकोभिद या मेल गैमीटोफाइट की प्रथम अवस्था होती है। यह 2 आवरणों से ढका रहता है। बाह्य आवरण खुरदुरा होता है, जिसे एक चाइन या बाह्य चोल कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ से बना रहता है। इसके नीचे अंतःचोल, जिसको इंटाइन कहते हैं, जो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। विभाजन के पश्चात परागकण में 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन्स होता है, जब वो डेवलप होता है, जर्मिनेट होता है, तो उसमें 2 मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। फिर कुछ परागकण से संबंधित कुछ हम विशेष जानकारी भी लेंगे कि परागकण क्या, आज के युग में इसका क्या महत्व है। तो जब हम देखते हैं कि अनेक प्रजातियों में परागकण कुछ लोगों में एलर्जी एवं श्वसन रोग पैदा करता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पार्थेनियम का है। ये पार्थेनियम के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के एलर्जी या एलर्जीन की तरह काम करते हैं। इसका दूसरा रूप देखें तो परागकण पोषण से भरपूर रहते हैं, अतः हाल के वर्षों में हमने देखा है कि इन्हें आहार संपूरक के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे जो खिलाड़ी होते हैं या जो घोड़ों की रेस होती है, तो धावक अश्व जो होते हैं उनको
इनको खिलाया जाता है। इससे उनके अंदर प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ पहुंचता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत से प्रजातियों के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक भंडारित किया जाता है। इसे पराग बैंक कहते हैं। यह भविष्य में बीज बैंक की ही तरह उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नर जन्नांग क्या होता है, इसका विकास कैसे होता है, परागकण क्या होते हैं और इनकी क्या महत्वपूर्ण, इनका क्या पौधों की जनन प्रक्रिया में क्या योगदान होता है। अगले लेक्चर में हम मादा जन्नांग के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस तरह से इस टॉपिक में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।